हेलो स्टूडेंट। जैसा कि आपको पता है कि हम इकोनॉमिक्स सोशल साइंस की इकोनॉमिक्स की क्लास 10th की एनसीईआरटी की सीरीज में सेकेंड चैप्टर को आज हमें कंप्लीट करना है। आपको पता है कि फर्स्ट चैप्टर पहले हमने क्लास 9th की एनसीईआरटी कंप्लीट करी है, देन आज हमारा सेकेंड फिर हमारा क्लास 10th स्टार्ट हुआ है और हमारा आज जो है वो इकोनॉमिक्स का सेकेंड चैप्टर है, जिस चैप्टर का नाम है अ सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी में कितने सेक्टर्स हैं? सेक्टर से मतलब हो गया हमारा कि डिवाइडेड है, मतलब जो हमारी इकोनॉमी है इंडियन वो क्या है, डिवाइडेड है सेक्टर्स में। तो हम आते हैं कि ग्रुपिंग है, जो पीपल की ग्रुपिंग है उनके अकॉर्डिंग हमने उनके वर्क के अकॉर्डिंग पीपल के जो भी उनका इनकम है उसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया है कि उनको एक ग्रुप वाइज डिवाइड कर दिया। उसी को हमने क्या कह रखा है इंडिया में, सेक्टर्स कह रखे हैं। फर्स्ट सेक्टर है हमारा प्राइमरी सेक्टर। थ्री सेक्टर्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। फर्स्ट है हमारा प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर प्राइमरी वर्ड से ही समझ में आता है कि प्राइम लेवल यानी कि बेसिक लेवल का है, मतलब इसमें हमारा एग्रीकल्चर नेचर से रिलेटेड जितना भी हमारा वर्क होगा वो प्राइमरी सेक्टर में होगा। जैसे कि एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, डेयरी, ये सब हमारे क्या आते हैं, प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। जिससे हमें बेसिक्स है, मतलब ये हमारा जो भी फूड हम प्रोडक्शन करेंगे, जो भी हम मैन्युफैक्चर करेंगे, उसका जो बेस है वो हमारा ये एग्रीकल्चर ही है, जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, सेकेंडरी में शिफ्ट होंगे। हमारा सेकंड है, हमारा सेक्टर जो है वो हमारा सेकेंडरी सेक्टर है। सेकेंडरी सेक्टर में हमें इंफ्रास्ट्रक्चर, फैक्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट, ये सारी चीज़ें हमारा इंक्लूड हो जाता है। मतलब प्राइमरी सेक्टर के बाद हमारा सेकंड लेवल जो होता है वो होता है हमारा सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में हमारा अ, जब हम बेसिक चीज़ें को लेके, जैसे एग्रीकल्चर के गुड्स को लेकर हम उसे कोई चीज़ मैन्युफैक्चर करते हैं तो फैक्ट्रीज वगैरह में करते हैं, तो वो हमारा सेकेंडरी सेक्टर आता है। लास्ट है हमारा टर्सरी सेक्टर। टर्सरी सेक्टर में सर्विस सेक्टर, जैसे कि आपने जो भी प्राइमरी सेक्टर से गुड्स लिए उसको आपने मैन्युफैक्चर किया जाके सेकेंडरी सेक्टर में, और सेकेंडरी सेक्टर के बाद आप उसको सर्विस की तरह प्रोवाइड करोगे, कि उसे फिनिश गुड की तरह करके आप उसको सर्विस के तौर पे प्रोवाइड करोगे कंज्यूमर को, ताकि वो उसे कंज्यूम कर सके। तो थर्ड है हमारा टर्सरी सेक्टर। टर्सरी सेक्टर में हमारा सर्विस सेक्टर भी हम इसे कहते हैं। इसमें सर्विस प्रोवाइड होती है, फॉर एग्जाम्पल लाइक दैट द डॉक्टर, पुलिस, आपका जो भी आर्मी, जो भी आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, टीचर, ये सब हमारे क्या है जो हमें सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो हमने इन तीनों सेक्टर में लोगों को डिवाइड कर दिया, ग्रुपिंग कर रखी है। अगर जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड का वर्क कर रहा है वो हमारा प्राइमरी सेक्टर का है। देन सेकंड है हमारा सेकेंडरी सेक्टर, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, फैक्ट्री वगैरह से रिलेटेड काम कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग वर्क का काम कर रहा है, वो हमारा सेकेंडरी सेक्टर है। देन लास्ट वन है हमारा टर्सरी सेक्टर। टर्सरी सेक्टर मीन्स दैट कि जो हमारा सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसे हमने टर्सरी सेक्टर में रख रखा है। तो ठीक है, ये थे हमारे सेक्टर्स। इकोनॉमी इंडिया में इकोनॉमिक्स के ये तीन सेक्टर्स हैं जिनको हमने ग्रुपिंग, पीपल की ग्रुपिंग के अकॉर्डिंग, हमने उनके वर्क के अकॉर्डिंग उनको सेक्टर वाइज डिवाइड कर रखा है इंडिया में। ठीक है, आते हैं डिफरेंस बिटवीन द फिर है हमारा टॉपिक डिफरेंस बिटवीन द थ्री सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। इकोनॉमी में तीनों सेक्टर्स का क्या है, देखिए यहाँ पे एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विस, तीनों का क्या रोल है इकोनॉमी में। तो ऑल थ्री, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, इंटरडिपेंडेंट एंड इंटरकनेक्टेड इन द डे टू डे परफॉर्मेंस। ठीक है, डे टू डे परफॉर्मेंस में क्या है कि तीनों सेक्टर एक दूसरे से रिलेटेड। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप प्राइमरी में जो गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हो उसी को आप मैन्युफैक्चर करोगे सेकेंडरी में, और सेकेंडरी में जो अपने मैन्युफैक्चर किया उसी से आप सर्विस प्रोवाइड करोगे लोगों को, कंज्यूमर तक पहुंचाने का जो काम होगा, ट्रांसपोर्टेशन का काम जो होगा, वो सर्विस प्रोवाइड करने का काम होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम आपको बताएं कि अगर आप एक फार्मर को देख लें, तो अगर वो वीट प्रोड्यूस करता है, अपना फार्मिंग करके वीट को प्रोड्यूस करता है, तो वीट जब उसे एक प्रोड्यूसर ट्रेड करने के लिए लेकर उसे ब्रेड मैन्युफैक्चर करता है, देन फैक्ट्री में ले जाके उसका ब्रेड मैन्युफैक्चर करता है, देन उसके बाद वो उसको क्या करता है, टर्सरी सेक्टर में सेलर को देता है ताकि वो उस ब्रेड को सेल कर सके। तो ये तीनों प्रोसेस से होकर ही हमारा प्रोडक्ट
गुड्स जो भी हमारा प्रोडक्ट या गुड्स है वो फिनिश गुड होकर कंज्यूमर तक पहुंचता है। तो ये क्या है, ये तीनों एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, इंटर को रिलेटेड है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जीडीपी क्या होता है। GDP, sum of the output that the ones done during the primary, secondary, tertiary activity known as the gross डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी क्या होती है कि हमारे तीनों सेक्टर्स में जो भी प्रोडक्शन हुआ है और विथ इन अ ईयर, जीडीपी हमारा ईयर वाइज होता है, एक 1 ईयर में कितना हमने अपनी कंट्री के अंदर प्रोडक्शन और सर्विस का जो वैल्यू है उसी को हम जीडीपी कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि आपने यहाँ पर कोई फैक्ट्री लगाई, ठीक है, आपने उसमें जैसे ब्रेड प्रोड्यूस किया। अब आपने जो ब्रेड प्रोड्यूस किया वो किस कंट्री में किया, इंडिया में प्रोड्यूस किया। और वहीं पर एक सेकेंड पर्सन है, उसने बटर प्रोड्यूस किया है। तो अब हम यहाँ पे प्रोडक्शन कितना हुआ है, ब्रेड का प्रोडक्शन इस कंट्री में देखिए एक ही पर्सन नहीं कर रहा, सब अलग अलग सेक्टर, सब अपना अपना फैक्ट्री ओपन कर रखे हैं, तो सब अपना कर रहे हैं। तो अब एक कितना तुमने किया, कितना तुमने किया पर्टिकुलर का नहीं, हम उसकी वैल्यू देखेंगे। अच्छा देखिए, ब्रेड का जो सीन था वो तीनों सेक्टर से होके आया है। तो देखिए जब प्राइमरी में एग्रीकल्चर, जो वीट फार्मर ने प्रोड्यूस किया, तो फार्मर ने वीट को प्रोड्यूस करके 80 रुपीज 50 रुपीज का वीट को सेल किया प्रोड्यूसर को। प्रोड्यूसर ने उसको ब्रेड बना के मैन्युफैक्चर किया, तो उसने लिया 80 रुपीज। जब सेलर के पास आया, जब उसने कंज्यूमर को सेल किया कंजप्शन के लिए, तब उसने उसको 100 रुपीज में दिया। तो ये तीनों क्या थी, ये वैल्यू थी। तो हम इन तीनों वैल्यूज को नहीं ऐड करके सिर्फ हम लास्ट फिनिश गुड की वैल्यू को ऐड करेंगे। यानी कि फिनिश गुड क्या था, हमारा ब्रेड हमारा फिनिश गुड था। क्योंकि अब ब्रेड से कुछ भी हम चेंज नहीं कर सकते। अब ब्रेड को सीधे डायरेक्ट हम क्या करेंगे, कंज्यूम करेंगे, ब्रेड का कोई नेक्स्ट फॉर्म नहीं बनेगा। तो जो फाइनल गुड्स जो होते हैं, सर्विस जो होती है, उसी की वैल्यू को हम ऐड करते हैं जीडीपी में। विद इन अ ईयर कंट्री के अंदर जो भी सर्विस और गुड प्रोड्यूस हुए हैं, फाइनल गुड्स ऑफ सर्विस जो भी प्रोड्यूस हुए हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, जीडीपी कहते हैं, मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। लेकिन अगर वही वीट का प्रोडक्शन जो हमारा फार्मर ने यहाँ किया, ऐसा ना हो कि हम इंडिया में हैं और हमारा जो भी फार्मर है, जो भी हमारा, वो जाके वीट को सेल कर दे अमेरिका में, और अमेरिका में वो ब्रेड मैन्युफैक्चर होके हमारी कंट्री में फिर से आ रहा। तो हम उसका जो भी प्रोडक्शन है इस ब्रेड का, हम अपनी कंट्री में उसको कैलकुलेट नहीं करेंगे। हमारा जीडीपी का मीन्स हो गया कि हमने जो भी अपनी ही कंट्री में मैन्युफैक्चर किया, प्रोड्यूस किया, गुड्स और सर्विस जो भी हमने प्रोड्यूस किया है अपनी कंट्री के अंदर, एक साल के अंदर, विद इन अ 1 ईयर, तो वही हमारा क्या कहलाएगा, जीडीपी। उसी की वैल्यू को हम ऐड करके जीडीपी निकालते हैं। तो ये था हमारा जीडीपी। ठीक है। जीडीपी में आपको पता है कि पहले जब हमारी कंट्री इंडिपेंडेंट हुई थी 1947 के अप्रोक्सीमेट, हमारा जो बेसिक लेवल था, वो हमारा बेसिक्स जो था हमारा, वो प्राइमरी ही लेवल था, एग्रीकल्चर वगैरह ही पे हमारा फोकस था कि हम एग्रीकल्चर ही कर पा रहे थे। क्योंकि हमारा इतना ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू हमारा ज्यादा वो एक्सप्लोरेशन हो चुका था। इस वजह से हमारा क्या हुआ कि हमें एग्रीकल्चर ही हमारी बैकबोन रही है। पहले हमने एग्रीकल्चर किया, फिर देन हमने इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ ट्रांसफर हुए, फिर हम सर्विस सेक्टर के। तो स्टार्टिंग में आपके देखेंगे बुक में डाटा भी होगा, उसमें 73-74 के टाइम पे आप देखेंगे तो जो रेशियो था तीनों सेक्टर का वो इक्वल ही था। लेकिन अब प्रेजेंट टाइम 13 और 14 का डाटा आपके में दिया गया है, उसमें देखेंगे सर्विस सेक्टर का जो इन्वॉल्वमेंट है जीडीपी में, जो सबसे ज्यादा रोल कर रहा है, वो सर्विस सेक्टर यानी टर्सरी सेक्टर परफॉर्म कर रहा है। हिस्ट्री चेंज इन द सेक्टर की हिस्ट्री जो चेंज हुई वो ऐसा क्यों हुआ है। प्राइमरी सेक्टर वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर इकोनॉमिक एक्टिविटी कंट्री थ्रू आउट द अर्ली फेज ऑफ द डेवलपमेंट के अर्ली फेज जो थे, तो हमने अभी बताया आपको कि सबसे पहला हमारा फोकस एग्रीकल्चर को लेकर था। तो हमारा सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन जो था जीडीपी में, वो एग्रीकल्चर के ही थ्रू था। ठीक है।
फिर क्या हुआ, पीपल बिगेन वर्किंग इन द फैक्ट्रीज, सम पर्सन्स आल्सो इन्वॉल्व द ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्रीज वगैरह में। फिर कुछ लोग क्या हुआ कि इन्वॉल्व होना शुरू हो गया, एडवांसमेंट आ गई, फैक्ट्रीज लगने लगी, देखा आपने कि ग्रीन रेवोल्यूशन आया तो उसमें क्रॉपिंग पैटर्न चेंज हुआ, फिर उसमें क्या हुआ कि चीजें डेवलप्ड होने लगी, तो फिर लोग प्राइमरी से सेकेंडरी में कुछ लोग शिफ्ट हो गए। फिर देन दे एस्टैब्लिश द सर्विस ऑफ द बैंकिंग, फिर इनको सर्विस प्रोवाइड करने के लिए बैंकिंग सेक्टर स्टार्ट किया गया, हेल्थ केयर, एजुकेशन, ये सारी चीजें सर्विस प्रोवाइड करने लगे, प्रोवाइड होने लगी। तो क्या हुआ कि लोग सेकेंडरी से टर्सरी में शिफ्ट होना शुरू हो गए। इस वजह से आज अभी भी जीडीपी में सबसे ज्यादा अगर कोई सेक्टर कंट्रीब्यूशन कर रहा है तो हमारा टर्सरी सेक्टर ही कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है। वे आर द मोस्ट ऑफ पीपल इन एम्प्लॉयड, सबसे ज्यादा अगर आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा लोग कहाँ सबसे ज्यादा एम्प्लॉयड हैं, तो आपको मैं बता दूं सबसे ज्यादा लोग मोस्टली जो एम्प्लॉयड हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर में ही है। क्यों? एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे ज्यादा लोग इन्वॉल्व होने के बावजूद भी जीडीपी में जो हमारा कंट्रीब्यूशन है वो टर्सरी सेक्टर दे रहा है सबसे ज्यादा। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए आपने सुना होगा डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट, डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट जो होता है वो एम्प्लॉयमेंट होता है कि वहां पे, जैसे हमने आपको कई नाइन्थ वगैरह में भी चैप्टर्स में एनसीईआरटी में एक्सप्लेन किया, तो उसमें हमने आपको बताया था कि जो जीडीपी का जो फार्मिंग वगैरह फार्मर्स जो वगैरह हैं वो एक्स्ट्रा कुछ लोग भी उसमें इन्वॉल्व हैं। जैसे कि किसी के घर में एक लक्ष्य, आपकी बुक में देखिए एक स्टोरी भी है लक्ष्मी की है, उसके जो खेत है उसका खेत में जाके वो काम करते हैं सब उसके फैमिली मेंबर्स, तो सारे जाके मेंबर्स काम करते हैं वहां पे। उसके जो फील्ड है उसमें मुश्किल से दो फार्मर्स की जरूरत है, लेकिन लोग अनएम्प्लॉयड होने की वजह से उसमें क्या हो जा रहे हैं, चार लोग इंक्लूड हो जा रहे हैं, मतलब उसके घर के दो मेंबर और जाके उसमें इन्वॉल्व हो जा रहे हैं, मतलब 4 मेंबर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, लेकिन नीड वहां पे सिर्फ 2 ही मेंबर की है, लेकिन जो 2 एक्स्ट्रा जाके उसमें इन्वॉल्व हो गए 4 जो हो गए हैं, तो उसमें से 2 जो है वो डिसगाइज्ड एम्प्लॉयड है। मतलब अगर उनको फील्ड से हटा भी दिया जाए तो हमारे जो उसकी फार्मिंग है उसके घर की उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो 2 जो है वो एक्स्ट्रा है। अच्छा, वो एक्स्ट्रा होने की वजह भी डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट है कि भाई उनके पास जॉब नहीं है, इस वजह से वो उस खेत में जाके काम कर रहे हैं। तो ये था लक्ष्मी वाली स्टोरी, आपके से एनसीईआरटी के चैप्टर सेकंड में ही दी गई है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ पीपल जो है वो इन्वॉल्व तो है एग्रीकल्चर में, लेकिन जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन का काम है वो सबसे ज्यादा कर रहा है हमारा टर्सरी सेक्टर, ओके। Disguised employment is the only aspect of the economy has the bearing the overall output, मतलब आउटपुट में जो भी कंट्रीब्यूशन वो लोग दे रहे हैं लेकिन उसमें उतनी नीड नहीं है, मतलब उतने लोगों की नीड है, प्लस उसमें एक्स्ट्रा और लोग उसमें ऐड है जो वर्क कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि हमें मोर एम्प्लॉयमेंट और क्रिएट करना है। तो पीपल कैन फाइंड वर्क लोकेलिटी इंडस्ट्री सर्विस सेमी रूरल एरियाज एंड आइडेंटिफाई नीति, ठीक है। तो लोग क्या करना है कि लोगों को अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग जॉब ढूंढनी है और एम्प्लॉयमेंट ढूंढना है और वर्क करना है, उन्हें सर्विस सेक्टर में जाना है, वर्क करना है, ढूंढना है। तो उसमें गवर्नमेंट का भी देखिए इन्वॉल्वमेंट है, आईटी आईटी कैन ऑल हेल्प, आईटी सेक्टर्स वगैरह में सर्विस प्रोवाइड करती है आईटी सेक्टर्स जो है। तो क्या करना है कि वहां पे जाके अपने लिए एम्प्लॉयमेंट, अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग उन्हें वहां पे एम्प्लॉयमेंट ढूंढना है और वहां पे जाके वर्क करना है। ये जो डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट है वो इसी तरह से खत्म होगी कि अब वहां पे नीड सिर्फ 2 लोगों की है, लेकिन वहां पे वर्क कितने कर रहे हैं, 4 लोग कर रहे थे। तो ऐसा नहीं करके हमें लोगों को एम्प्लॉयड करना है और सर्विस सेक्टर की तरफ उन्हें शिफ्ट करना है। उसमें आपका अकॉर्डिंग टू नीति आयोग रिसर्च अंडरटेकन द प्लानिंग कमीशन approximately 20 lakh employments can be produced in the education sector alone,
मतलब एजुकेशन सेक्टर में नीति आयोग 2017 में आई थी। उससे पहले हम 5 ईयर प्लानिंग चला रहे थे आफ्टर इंडिपेंडेंट। 5 ईयर प्लानिंग चलाने का रीजन था कि उस प्लानिंग में भी यही हो रहा था कि हम 5 ईयर का टारगेट रख के अपना डेवलपमेंट कर रहे थे। लेकिन अब हमारा डेवलपमेंट इतना हो गया कि अब हमें डेवलपमेंट, अब हम ये जो टारगेट 5 ईयर का टारगेट लेके चल रहे थे, अब ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा था क्योंकि टारगेट अब हमारे बड़े थे और टाइम टेकन थे। 5 ईयर में कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं था, तो इसमें 5 ईयर जो प्लान था उसको चेंज करके नीति आयोग कमीशन ले आया गया था। ठीक है। 2025 महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, मतलब मनरेगा। मनरेगा का फुल फॉर्म मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है। ये 2005 में आया था। वॉज इनहेंस द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया। इसका जो ये लाया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू लाया गया था। देखिए, गवर्नमेंट ही इन सब चीजों में इन्वॉल्व होती है। आपने देख अभी कई चैप्टर्स हमने आपको एनसीईआरटी के कंप्लीट करे हैं पीछे, उसमें भी मैंने बताया कि गवर्नमेंट का काम जो होता है वो वेलफेयर का करना होता है। तो गवर्नमेंट इन सारे सेक्टर्स को, लोगों के जो भी कंट्री के पीपल है उनको जो बेसिक लाइवलीहुड के लिए चीजें हैं वो प्रोवाइड कराती है। साथ में वो एम्प्लॉयमेंट, मतलब उनका एम्प्लॉयमेंट उनको प्रोवाइड करा के उनकी जो लिविंग है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उसको मेंटेन करने की वो कोशिश करती है। तो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है और फिर मनरेगा एक्ट स्टार्ट करती है। इम्प्लीमेंट द राइट टू वर्क अबाउट द 625 डिस्ट्रिक्ट अक्रॉस द कंट्री। कंट्री के 625 डिस्ट्रिक्ट्स में उसने मनरेगा स्टार्ट किया। मनरेगा का मैंने पहले भी बताया, पहले वाली क्लास में भी बताया, मनरेगा का क्या था कि 100 डेज वर्क गारंटी प्रोवाइड किया गया था कि मतलब लेबर्स को 100 डेज का वर्क तो वो प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, ताकि वो अनएम्प्लॉयड ना रह सके। एम्प्लॉयड होंगे तभी वो कुछ अर्न करेंगे, जब वो अर्न करेंगे तभी वो अपना घर चला पाएंगे, तभी वो अपना कंज्यूम कर सकते हैं कुछ। ठीक है। तो इसमें लेबर्स को उन्होंने मतलब जगह जगह के स्कीम ओपन करी थी और रूरल एरियाज में भी करी थी, ताकि वहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए जैसे रोड बना रहे हैं, वेल बना रहे हैं, पॉन्ड वगैरह बना रहे हैं, तो उसमें लेबर्स वो वहां से लेके और उनसे वर्क करा के उसके बदले वो उनको वेजेस प्रोवाइड कर सकें, ताकि उनका जो भी बेसिक्स लाइवलीहुड्स हैं, चीजें उनको प्रोवाइड हो सकें। If the government fail to produce job, the people will be forced on the really unemployed benefit. अगर गवर्नमेंट इन्वॉल्व करके एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करने में फेल हो जाती है तो लोग क्या होता है कि जॉबलेस हो जाते हैं और फोर्सली अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। अगर लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे किसी भी कंट्री में, अगर पीपल सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयड है तो उस कंट्री का ग्रोथ कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। उस कंट्री का ग्रोथ या डेवलपमेंट दोनों ही नहीं सही से होंगे। फिर आते हैं डिफरेंट सेक्टर ऑफ टर्म ऑफ द ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड ऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है और अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है। ऑर्गेनाइज सेक्टर जो होता है वो उसमें क्या होता है कि प्रोवाइड द फिक्स सिक्योर एम्प्लॉयमेंट टू वर्क द बेस्ड ऑन द मोटिवेशन एंड क्वालिफिकेशन। ऑर्गेनाइज सेक्टर में आपकी क्वालिफिकेशन और मोटिवेशंस के थ्रू आपको जॉब प्रोवाइड करी जाएगी और एक ये जॉब जो होगी आपकी एकदम प्रॉपर आपकी फिक्स्ड होगी। ठीक है। और ये जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है इसको रन करने का काम यानी चलाने का काम जो होगा वो बाय गवर्नमेंट होगा, मतलब गवर्नमेंट के द्वारा इसको रन कराया जाएगा। इसमें प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट नहीं, ऑर्गेनाइज सेक्टर में मतलब कि गवर्नमेंट रन करा रही है इसमें। ठीक है। इनमें एम्प्लॉयमेंट जो मिलेगी वो आपकी सिक्योर एम्प्लॉयमेंट होगी, आपकी जॉब जो होगी वो सिक्योर्ड होगी। ठीक है। रेगुलर आपको फिक्स जॉब है, रेगुलर आपको जाना है, एम्प्लॉय रिसीव्ड एज्योर वर्क, आपको उसमें आपको प्रॉपर वर्क मिलेगा, आपको उसके बदले प्रॉपर सैलरी मिलेगी। देन फिक्स आवर्स होंगे, ओवर टाइम करेंगे आप तो प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर्स, और भी आपको उसके मतलब उसके बदले सैलरी या बोनस वगैरह प्रोवाइड करें। ये ऑर्गेनाइज सेक्टर है। ठीक है। आपको हॉलीडे मिलेगा, प्रोवाइड द फंड होंगे, आपको कुछ उसकी गवर्नमेंट में देखा होगा आपको कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड कराती हैं, वो आपको फैसिलिटीज आपको मिलेंगी ऑर्गेनाइज सेक्टर में।
जैसे कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो होते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे हम बताएं कि जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज होते हैं वो होते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्क करते हैं। प्राइवेट कॉर्पोरेट जॉब होंगी, स्कूल टीचर्स हो गए, जो ये सब होते हैं, ये क्या होते हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर में ये वर्क करते हैं। सेकंड है हमारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो होता है गवर्नमेंट रिलेटेड इन्फ्लुएंस ओवर दिस सेक्टर, मतलब इसमें जो गवर्नमेंट का रोल होता है बहुत कम होता है, इसका रन करने का काम ज्यादातर प्राइवेट का ही होता है। गवर्नमेंट इसमें बहुत मतलब कम ही इन्वॉल्व होती है इसमें, कि आपको सेम लेवल का आपकी जो आपके पोटेंशियल है उसके लेवल पे जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी इस बात की कोई गारंटी नहीं है। आपकी जॉब भी इस जगह पे सिक्योर नहीं है। आज हैं आप प्राइवेट, जैसे आप प्राइवेट सेक्टर में देखिए कि अगर आज आप हैं, अगर आपके ओनर का मन है आपको रखने का तो रखेगा, ओनर का मन नहीं है तो वो आपको निकाल देगा। मतलब आपकी जॉब भी इस जगह पे सिक्योर नहीं है। ठीक है, गवर्नमेंट इसमें आउटसाइडर की तरह रहती है, बिल्कुल बाहर। गवर्नमेंट इसमें कुछ भी इन्वॉल्व नहीं, गवर्नमेंट का रोल जो बहुत होता है बहुत लिमिटेड होता है। ठीक है, रूल रेगुलेशन जो एग्जिस्ट करते हैं वो फॉलोड बाय द लैक ऑफ रजिस्ट्रेशन। रूल और रेगुलेशन जो है इसमें बहुत सारे होंगे, कम होंगे। इसमें कोई ये नहीं कि आपको फिक्स सैलरी है आपकी, आपका जो आपने इसमें बताया मैंने कि प्राइवेट का रोल ज्यादा होता है, तो प्राइवेट ही डिसाइड करते हैं यहाँ के रूल रेगुलेशन। अगर आपके पोटेंशियल के अकॉर्डिंग आपको जॉब मिली है या नहीं मिली है, इसमें भी कोई कंफर्मेशन नहीं है। ठीक है, लो पेड होगा, लो पेड सैलरी होगी, पैसे भी आपको इसमें कम मिलेंगे। वर्किंग आवर्स भी बहुत फिक्स्ड होगा आपका, लेकिन इसमें कभी ज्यादा कम भी हो सकता है। मतलब वो आपके डिपेंड करता है, आपके वर्क पे डिपेंड करता है। आपका वर्क बढ़ा देंगे तो आपको करना पड़ेगा। लेकिन जो ऑर्गेनाइज सेक्टर होते हैं उसमें क्या होता है कि वर्किंग आवर्स फिक्स्ड है, कि आपको इतने में ही काम करना है, इतने आवर्स काम करने हैं। ठीक है, ओवर टाइम का कुछ भी आपको प्रोवाइड नहीं करेंगे। हॉलीडेज और सिक लीव वगैरह जो है वो अभी आपको प्रोवाइड नहीं होंगे। अगर आप ले लेते हैं उसके बदले, आपको भी पता होगा जो प्राइवेट में है, प्राइवेट जिनके पेरेंट्स वगैरह है उनको भी पता होगा कि अगर आप प्राइवेट में जॉब करते हैं तो आपकी अगर सिक लीव भी अगर आप लेते हैं तो आपको उसमें क्या होगा कि आपकी सैलरी उस दिन का पेमेंट आपका कट हो जाता है। ठीक है, जैसे कि स्ट्रीट वेंडर हो गए, फार्मिंग्स हो गए, डोमेस्टिक वर्कर्स हो गए, लेबर्स हो गए, ये एग्जांपल्स हैं आपके अनऑर्गेनाइज सेक्टर के। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर एक तरह से आपका सिक्योर सेक्टर हो गया, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर इसमें आपको सिक्योरिटी नहीं है, जॉब की, एम्प्लॉयमेंट की आपकी सिक्योरिटी नहीं है, प्लस आपका वर्कलोड ज्यादा है, वर्किंग आवर्स फिक्स नहीं है। लेकिन ऑर्गेनाइज में आपका प्रॉपर एक रूल है, रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग आपका सारी चीजें आपकी फिक्स्ड है, आपकी इवन आपका जॉब भी उसमें फिक्स्ड है। लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आपकी जॉब भी फिक्स्ड नहीं है। हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर्स इन ऑर्गेनाइज सेक्टर। अब अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लेबर्स हैं तो उन्हें भी तो हमें वो करना है, प्रोटेक्ट करना है कि वो कैसे कैसे उनका हम मिसयूज ना होने दें। तो गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व हो जाती है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी। उसने भी कुछ रूल एंड रेगुलेशंस बना रखे हैं जिसे लोग फॉलो करें। अगर गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं हो तो लोग उन्हें वेजेस कम देंगे। जैसे आपने देखा होगा कि लेबर की भी अब वेजेस जो है गवर्नमेंट डिसाइड कर देती। क्यों? क्योंकि लोग सोचते हैं कि हम उसे 100 रुपए देकर 500 रुपए का काम करवा लें, तो लेबर का भी एक्सप्लोटेशन होता है। इस वजह से लोगों गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व होती है और वो डिसाइड करती है कि एक लेबर को कितनी वेजेस प्रोवाइड करनी है पर डे। ठीक है, तो उनका मिस यूज ना हो इसलिए गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व हो जाती है। क्या मिनिमम पे उनका डिसाइड करती है, वर्किंग आवर्स डिसाइड कर देती है गवर्नमेंट इसमें। ठीक है, लो कॉस्ट पे लोन उनको प्रोवाइड कराने के लिए तैयार हो जाती है गवर्नमेंट। सप्लाई लो कॉस्ट एसेसिबिलिटी फंडामेंटल यूनिट्स, एजुकेशन वगैरह उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करती है। हेल्थ केयर देती है, फूड प्रोवाइड कराती है। आपको पीडीएस सिस्टम मैंने बताया था। तो गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो गई क्योंकि गवर्नमेंट का काम ही है वेलफेयर करना। अगर हमने हमने गवर्नमेंट को क्यों वो सेलेक्ट किया, तो हमने गवर्नमेंट का जो इन्वॉल्वमेंट है, गवर्नमेंट जो है उसका काम क्या है कि वो लोगों को वेलफेयर प्रोवाइड करा पाए। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर को मिल जाएगा तो फिर वो प्राइवेट सेक्टर तो अपने अकॉर्डिंग
सारी चीजें करेगा, तो इसलिए गवर्नमेंट को रखा गया कि नहीं, गवर्नमेंट को सबका ध्यान रखना है, जितने भी उसके कंट्री के पॉपुलेशन है उसकी पूरा ध्यान रखना है उसको, इस वजह से वो उसमें इन्वॉल्व होती है। डिफरेंट सेक्टर इन द टर्म ऑफ द ओनरशिप, एक होता है पब्लिक सेक्टर, सेकंड होता है हमारा प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर जो गवर्नमेंट के थ्रू रन होता है, और प्राइवेट सेक्टर जो प्राइवेट के थ्रू, मतलब प्राइवेट का ओनर जो होता है वो कोई और होता है, इसमें गवर्नमेंट नहीं होती है। देखिए, गवर्नमेंट जो सर्विस प्रोवाइड कराती है वो इक्वली सबके लिए कराती है, इक्वल है सबके लिए, सबका जो पेमेंट जो भी आपका पब्लिक गुड्स का हो जाता है फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट भी है, कहीं कहीं हो कुछ चीज का अगर पे करना हो तो सबके लिए इक्वल है, रिच हो या पुअर हो उसके लिए सबका इक्वल है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में क्या है, हर चीज का पेमेंट है, ठीक है। अब हर कोई प्राइवेट चीजों प्राइवेट सेक्टर्स में हर चीज प्रोवाइड नहीं कर सकते। जैसे आपको बताया था मैंने, पुअर है, अब पुअर हो या रिच हो उसके लिए रोड जो है वो इक्वल ही है, वो पुअर हो या रिच हो दोनों उस पे अपना व्हीकल्स रन करा सकते हैं। लेकिन वही प्राइवेट सेक्टर की जो ओनरशिप होती है वो अलग होती है। जैसे टाटा आयरन स्टील कंपनी, इस सब में क्या है कि इनकी चीजें का प्रोडक्शन की गुड्स का अगर परचेस करेंगे तो उनको उसका पेमेंट करना पड़ेगा, वो भी हाई लेवल पे। और पब्लिक सेक्टर की जैसे कोई चीजें हैं, जैसे रेलवे है, पोस्ट ऑफिस है, ये सब पब्लिक सेक्टर थे, सेक्टर्स में। तो जो पब्लिक सेक्टर है वो गवर्नमेंट रन करती है, प्राइवेट सेक्टर होता है वो बाय ओनर पीपल, ओनर्स के थ्रू रन कराया जाता है। तो पब्लिक सेक्टर का मतलब हो गया कि गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट सबके लिए है, और प्राइवेट है तो प्राइवेट उन्हीं का है, जो रिच है वो उन्हीं का है, या आप उसको अफोर्ड, उनकी चीजों को अफोर्ड कर सकते हैं तो आप उसका यूटिलाइज कर सकते हैं। फिर द ग्रोथ ऑफ द सर्विस सेक्टर इन इंडिया, इंडिया में सर्विस सेक्टर का ग्रोथ कैसे हुआ, तो मैंने अभी आपको बताया था कि ट्रांसपोर्ट हुआ, लोग पब्लिक से शिफ्ट हुए थे सेकेंडरी, पब्लिक सॉरी प्राइमरी गुड्स से शिफ्ट हुए सेकेंडरी पे, सेकेंडरी से शिफ्ट हुए टर्सरी पे। अच्छा, इनमें इम्बैलेंस जो आ गया था, जो हमारा हमने कहा कि जो टर्सरी सेक्टर है वो ज्यादा कंट्रीब्यूशन कर रहा है इसमें आपका जीडीपी में। तो क्या हुआ कि लोग नीति आयोग और आईआईटी सेक्टर से लोग आए और इन्होंने लोगों ने एजुकेशन लिया, और इसके बदले उनको काफी अच्छी सैलरी सर्विस में मिलने लगी, तो लोग उसमें जाके इन्वॉल्व हो गए आईआईटी में, और जाके वहां से सर्विस सेक्टर में जाके काम करने लगे, जिससे जीडीपी में उनका ज्यादा कंट्रीब्यूशन स्टार्ट हो गया। Even in the this 21st century, most of Indian will still connected to the primary sector। 21st सेंचुरी में प्राइमरी सेक्टर में थे, फिर स्पेशली इन एग्रीकल्चर सेक्टर। इन आर क्लास 10th इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 एक्सप्लेन द इम्बैलेंस इन डिटेल। इसमें जो हमारे क्लास 10th की इकोनॉमिक्स है, इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन में इम्बैलेंस को डिटेल में समझाया गया है। इसमें आप देखेंगे तो आपको इसमें वो दिया गया, ग्राफ दिया गया। अब ग्राफ के थ्रू भी देखेंगे तो आपको तीनों सेक्टर्स दिए होंगे, रेड और ग्रीन, और रेड ब्लू ग्रीन। जो टर्सरी सेक्टर का जो है, इसमें डाटा आपको याद नहीं रखना है क्योंकि डाटा पर ईयर चेंज होते हैं। तो जो आप अपनी बुक के ग्राफ में देखेंगे उसमें आपको दिखाएगा टर्सरी सेक्टर में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन, टर्सरी सेक्टर जो है सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन कर रहा है जीडीपी में, लेकिन लोगों का इन्वॉल्वमेंट जो है वो सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर में। तो ये मैंने पहले ही आपको एक्सप्लेन कर दिया था। फिर गवर्नमेंट की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं। देखिए, सेक्टर्स हैं, ठीक है, आपने इसमें पढ़ा कि 3 सेक्टर्स हैं, फिर ऑर्गेनाइज है, अनऑर्गेनाइज है, पब्लिक सेक्टर है, और आपका प्राइवेट सेक्टर्स है। आपको दोनों का रोल समझ में आया कि क्या होता है। फिर गवर्नमेंट की अभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज खत्म नहीं होती, गवर्नमेंट की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज अभी भी हैं, जैसे कि फंडिंग सर्विस के फंडिंग ने गवर्नमेंट राइज मनी थ्रू द टैक्सेस रिमेन और कवर द कॉस्ट ऑफ दिस सर्विस। अच्छा, गवर्नमेंट जो हमें सर्विस प्रोवाइड करती है तो वो सर्विस प्रोवाइड करने के बदले ऐसा नहीं कि वो अपने जेब से पैसा दे रही, वो भी पैसा कहीं ना कहीं पब्लिक का ही होता है। पब्लिक जैसे टैक्स पे करती है, ठीक है, हम अगर यूज करते हैं, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी हम यूज करते हैं, तो उसके बदले हम गवर्नमेंट को
उसका टैक्स पे करते हैं, ठीक है। रोड हाईवे वगैरह हम यूज कर रहे हैं तो हम उसके बदले उनको टोल टैक्स वगैरह पे कर रहे हैं। तो जिस तरह से इस तरह से क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट का भी रेवेन्यू गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू मिल रहा है, ठीक है। तो उसी से वो क्या करती है, हमारा हमारा डेवलपमेंट होता है कंट्री का। गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व होकर डेवलपमेंट करती है। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करती है। अंडरटेकिंग द मेजर स्पेंडिंग बिल्डिंग रोड ब्रिज रेलवे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडिंग द डैम इंश्योर फैसिलिटीज एसेसिबिलिटी टू एवरीवन, सबके लिए ये सारी चीजें प्रोवाइड कर। अच्छा, ये इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह का जो काम होता है वो गवर्नमेंट का ज्यादा होता है, डेवलपमेंट का, क्योंकि इसमें पब्लिक सेक्टर इन्वॉल्व नहीं होता है ज्यादा, क्योंकि बहुत पहले तो इसमें ह्यूज अमाउंट की नीड होती है। सेकेंडरी, पब्लिक सेक्टर अगर इन्वॉल्व होगा तो उसका मोटिव जो होगा वो अर्न करना ही होगा, मतलब अपना प्रॉफिट अर्न करना है। गवर्नमेंट का काम क्या है कि वेलफेयर करना है, तो वो गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व होती है। अगर रेलवे वगैरह अच्छी बनेगी कंट्री में तभी जाके तब जाके हम कहीं ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे प्रॉपर अच्छे से, ठीक है। फिर आते हैं सपोर्टिंग द प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर को भी गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, ठीक है, ताकि वो भी इंकरेज हो और बिजनेस वगैरह में पैसे लगाएं और इंकरेज हो, तो एम्प्लॉयमेंट वगैरह इंक्रीज हो और कंट्री का डेवलपमेंट हो, ठीक है। सब्सिडीज प्रोवाइड कराना, गवर्नमेंट राइस वगैरह वीट वगैरह पे सब्सिडीज प्रोवाइड कराती है फार्मर्स को, ताकि उनका भी लॉस ना हो, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट करती है। इन ऑल्सो फोकस ऑन द ह्यूमन डेवलपमेंट एस्पेक्ट द ड्रिंकिंग वाटर हाउस फॉर द पुअर फूड न्यूट्रिशन फूड एंड न्यूट्रिशन एड्रेसिंग नीड ऑफ द मोस्ट निगलेक्ट रिलीजन। रिलीजियंस को हटा के, मतलब ये इस कास्ट का इस कास्ट का इसको हटा के वो सबका सपोर्ट करती, ह्यूमन का डेवलपमेंट करती। पहले भी आपके चैप्टर नाइन्थ के चैप्टर्स में हमने आपको एनसीईआरटी में ही बताया था, गवर्नमेंट पीपल एज अ रिसोर्स चैप्टर था, और देन उसके बाद और भी चैप्टर्स थे, उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि गवर्नमेंट लोगों का वेलफेयर कैसे करती है। तो जो हमारा क्लास 10 का जो एनसीईआरटी है सेकेंड चैप्टर, सेक्टर्स ऑफ इंडिया, सेक्टर ऑफ इंडिया, इंडिया में जो सेक्टर्स हैं उनको मैंने आज आपको ओवरव्यू जो था उस बुक चैप्टर का वो मैंने आपको दे दिया। अब इसके बाद आप अगर आप 9th-10th के स्टूडेंट हैं, एनसीईआरटी के हैं, तो आपको इसको बुक को रीड करना पड़ेगा, चैप्टर को रीड करके तभी आप आंसर्स राइट करेंगे। मेरा एक ओवरव्यू था जिससे आपको समझ में आ जाए बेसिक्स क्या है उसमें, वो चैप्टर क्या एक्सप्लेन करना और क्या आपको बताना चाह रहा था। उसके बाद अब आप उसको पढ़ के अपने अकॉर्डिंग अंडरस्टूड हो सकते हैं। बाकी ये चैप्टर सिर्फ मैंने जो ओवरव्यू दिया है सिर्फ आपको हेल्प के लिए दिया था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।